Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय विजन IAS नोट्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, और ये है हमारा लेक्चर 40। आइए शुरू करने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब वगैरह करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो हम अपने टॉपिक यूरोजोन को कंटिन्यू कर रहे थे और अब हम यहाँ पे 1957 के बाद की कहानी जानेंगे कि क्या चल रही थी। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 57 तक चीजें क्या चल रही थी, आप लास्ट लेक्चर तो देखते हुए आए होंगे। अब देखिए हुआ क्या कि 1957 के बाद एक बदलाव की लहर चलने लगी कि भाई अब अफ्रीका के जो देश थे अब उनको आजादी चाहिए ही चाहिए थी, वो अपने आप को और नहीं रोक सकते थे। रीजन ये था, इतना ज्यादा नेशनलिज्म भर चुका था लोगों के अंदर, अरब नेशनलिज्म, और इसके साथ ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया था नॉर्थ ईस्ट इलाके में। अफ्रीका के ये कमजोर था जब ये हारा था स्विस वॉर में 1956 की। तो 1957 से 63 तक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव आए थे ब्रिटिशर्स की, ये ब्रिटिश की पॉलिसी में इंडिपेंडेंस को लेके अपनी ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका की। तो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज्यादा मुश्किल था इनके लिए ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका को आजाद करना, क्योंकि यहाँ पे सेटलर्स बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश का डीकोलोनाइजेशन वेस्ट अफ्रीका के अंदर, तो मैंने बताया इजी था क्योंकि सेटलर्स यहाँ पे कम थे। तो पहली बात करते हैं, चलिए यहाँ पे टॉपिक जो हमारा मेन रहेगा वो रहेगा अभी फिलहाल को कि ब्रिटिश डीकोलोनाइजेशन इन द वेस्ट अफ्रीका। ये क्लियर समझते हैं, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल को। वेस्ट वाला पहले जानिए, तो गोल्ड कोस्ट को 1957 में, तो वेस्ट अफ्रीका के अंदर 1951 से पहले गोल्ड कोस्ट के लीडर्स ने एक इंडिपेंडेंस की गुहार करी, स्ट्रगल करा। ठीक है, कैसे? बॉयकॉट करके फॉरेन गुड्स को और यहाँ पे बहुत वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस करके, स्ट्राइक करके, तो ये सब चीजें करी। तो इन सब से प्रेशर में आके एक नया संविधान फ्रेम करा गया और इलेक्शंस वगैरह कराए गए जिसमें यूनिवर्सल अलग फ्रेंचाइज था। 1952 में जो सेल्फ गवर्नमेंट थी उसे लेकर आया गया, बट फुल इंडिपेंडेंस नहीं दी गई। अब क्या हुआ, 1952 से 57 तक अफ्रीकन लीडर्स को काफी एक्सपीरियंस मिला गवर्नेंस का, और अंडर द वेस्टर्न एजुकेशन जो प्राइम मिनिस्टर एन आपका निक्रूमा थे, और 1957 में गोल्ड कोस्ट जो था इसने रिक्रिश्चियन करा गया इसे एज घना। ठीक है, इसको घना बना दिया गया था ना गोल्ड कोस्ट को। ठीक है, यहाँ पे ये बना पहला अफ्रीकन कॉलोनी जिसे पूरी तरह से आजादी मिली विद निक्रूमा। इनके स्पेलिंग देख लीजिए, NKRUMAH, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ठीक है, ये बने यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट। फिर आई बात नाइजीरिया की 1960 में। तो नाइजीरिया में आप जानते हो बहुत ही ज्यादा ऑयल था, ऑयल रिच कंट्री थी, इसको बहुत दिक्कतें थी, इतनी भारी टेरिटरी, डेमोग्राफिक डिवीजन, 3 मेन एथनिक ग्रुप्स में जिसमें मुस्लिम थे नॉर्थ में और बाकी 2 ट्राइब्स वेस्ट और ईस्ट पार्ट में इसके रहती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्पेलिंग लिख दो ना, अज़ीकीव। ठीक है, अज़ीकीव एक वेस्टर्न एजुकेटेड लीडर, इन्होंने जनता को अपने साथ लिया और भारी मात्रा में स्ट्राइक करी, और 1945 में इससे ब्रिटिश ने यहाँ पे भैया प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि इसको भैया आजाद करो, और 1954 में एक नया संविधान बनाया गया, इसको फेडरेशन मिला, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली मिली 3 रीजन्स के लिए जहाँ पे ये 3 एथनिक ग्रुप्स डोमिनेट करते थे, और नाइजीरिया को पूरी तरह से आजादी 1960 में मिल गई। कितने धीमे धीमे, देखो 6-6 साल में छोड़ रहे थे, कितने मतलब चंट थे लोग। फिर आई बात सीरा लियोनी और गैम्बिया की। सेम इसमें भी 1961 आते आते ये सीरा लियोनी और गैम्बिया को भी आजादी मिल गई शांतिपूर्वक। अब ये तो हमने वेस्ट अफ्रीका की बात करी। ईस्ट अफ्रीका में तंजानिया को मिली 1961 में। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर आपका ये देखिए स्पेलिंग ये है नायरेरे, इन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को लीड करा था। उसके बाद युगांडा को मिली थी 1962 में, इसमें डॉक्टर उबोते ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंस के युगांडा में।
और केनिया को मिली थी 1963 में। इसकी पूरी थोड़ी सी कहानी बताते हैं। तो 1963 में क्या हुआ, अभी फिलहाल समझिए, केनिया के अंदर ब्रिटिश को बड़ी दिक्कत हो रही थी व्हाइट्स और ब्लैक्स को लेके, और केनिया व्हाइट सेटलर्स के रूल में था जो लगातार ब्लैक की मेजॉरिटी को अपोज करते थे, एंड इनको सपोर्ट भी मिलता था बड़े बड़े बिजनेस लॉबी से ब्रिटेन की। अब ब्लैक्स ने अपना एक टेरर कैंपेन चलाया, किसके अंडर मालूम? माओ माओ सीक्रेट सोसाइटी के अंदर, माओ माओ। और जो इमरजेंसी थी उसे 1952 में डिक्लेयर कर दिया गया, और ब्रिटेन ने यहाँ पे भेज दिए अपने ट्रूप्स, ठीक है, जो टाइड ओवर करने लगे माओ माओ रिबेलियन को, है ना, बाय 1960 तक आते आते। अब एक काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर थे यहाँ पे जिनका नाम था जोमो, एक सेकेंड, जोमो केन्याथा। ये बहुत मॉडरेट थे, जेल में रहे 1952 से 60, सॉरी जेल में रहे ये 1952 से 60 तक। और ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी केनिया के अंदर, ये 1957 के बाद बदली, एंड उन्होंने केनिया को इंडिपेंडेंस दी थी 1963 में। जोमो केन्याथा यहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने, और इन्होंने एक पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन को फॉलो करा व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। देख रहे हो कैसे रो रो के इन्होंने दी। अब सेंट्रल अफ्रीका मैंने बताया यहाँ पे बड़ी दिक्कत थी, तो यहाँ क्या हुआ कि अटेम्प्ट्स, पहले तो इन्होंने कदम उठाए किसी तरीके से आजादी को डिले करते रहो, है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन फेडरेशन, इन्होंने इंडिया में तो भाई ऐसे ही करा है। तो कॉलोनीज जो इनके सेंट्रल अफ्रीका में थी, वहां पे व्हाइट सेटलर्स ज्यादा थे, और बिजनेस इंटरेस्ट ब्रिटेन के सपोर्ट कर रहे थे। तो व्हाइट्स ने क्या करा, परसुएड भी किया था विंस्टन चर्चिल को 1953 में, ताकि सेंट्रल अफ्रीकन फेडरेशन बने जिससे ऑल ब्रिटिश कॉलोनीज इन अफ्रीका, ठीक है, इसके अंदर सारी ब्रिटिश कॉलोनीज हो अफ्रीका की, जैसे कि न्यासलैंड, नॉर्थ रोडेशिया, साउथ रोडेशिया, सब हो। पर्पस बहुत सिंपल था कि हमें व्हाइट का डोमिनेशन इस सेंट्रल अफ्रीका में रखना ही रखना है। अच्छा, तो इसका मैम रिस्पॉन्स क्या रहा अफ्रीकन का फेडरेशन को लेके? तो रिस्पॉन्स ये रहा कि ब्लैक्स ने भैया प्रोटेस्ट करा बहुत तगड़ा, और डिमांड करा हमें मेजॉरिटी रूल चाहिए, और इमरजेंसी लगा दी गई 1959 में। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ब्रेकअप हो गया फेडरेशन का। और इसके साथ अब जिम्बाब्वे की बात आई। तो जिम्बाब्वे की सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी कि मेन प्रॉब्लम जिम्बाब्वे में थी, दैट इज साउदर्न रोडेशिया जो है, जहां पे व्हाइट सबसे ज्यादा घुसे हुए थे ब्लैक्स के अगेंस्ट, और ब्लैक का राज जो है वो उन्होंने काफी लंबे वक्त तक मना किया था, रेजिस्ट किया था। साउथ रोडेशिया के जो व्हाइट थे वो अपोज करते थे कि हम कोई भी हिस्सा गवर्नेंस का किसी भी देश के ब्लैक को नहीं देंगे, ठीक है। अब ब्रिटेन के व्हाइट जो सेटलर्स थे वो खड़े हुए। आजादी के टाइम पे जाम्बिया की, मलावी की, ब्रिटेन जो है वो रेडी था आजादी देने के लिए साउदर्न रोडेशिया को, इस कंडीशन पे कि जो व्हाइट है उनको मिनिमम 1/3 1/3 सीटें तो पार्लियामेंट में आपको देनी पड़ेंगी टू द ब्लैक अंडर द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। बट रोडेशिया फ्रंट जो कि एक व्हाइट रेसिस्ट पार्टी थी, प्रधानमंत्री स्मिथ थे, इन्होंने मना कर दिया कि हम भैया ब्लैक को कुछ नहीं देंगे। और व्हाइट ने अंडर रोडेशिया फ्रंट आजादी को डिक्लेयर करा बिना ब्रिटिश की कंसेंट के 1965 में, कसम खाई कि हम ब्रिटिश क्राउन के साथ ही रहेंगे। ब्रिटेन ने एक इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, रोका कि भैया रुक जाओ, है ना, स्टॉप करा बाइंग टोबैको और शुगर फ्रॉम साउथ रोडेशिया विच फॉर्म द, ये मेजर आइटम था एक्सपोर्ट का। अब क्या हुआ, यूएनएससी हुआ अगेंस्ट सेटलर्स, यूएनएससी ने भी भैया कंडेम्ड करा इसको। फिर साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक की बात करें तो मोजाम्बिक बाद में जो है वो आया था पोर्तुगल के रूल में, और दूसरा हेजिस्टेंट डीकॉलोनाइजर भी रहा, इसने सपोर्ट करा व्हाइट्स को साउथ रोडेशिया में, मना कर दिया कि हम भैया ट्रेड नहीं करेंगे एम्बार्गो रेजोल्यूशन का जिसे यूएनएससी ने पास किया है। अच्छा, तो इफेक्ट क्या रहा यूएनएससी के जो सैंक्शन लगाए थे उसका? तो भाई जो ट्रेड सैंक्शन लगे थे वो फेल हो गए किसी भी तरह का वाइड रूल को कम करने में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज
और सरकारें सीक्रेट ट्रेड कर रही थी, इलीगली बाईपास करने लगी थी सैंक्शन को। जैसे आज आप देखते हो ना किस तरीके से सीक्रेटली चीजें हो जाती है। अब आप कहेंगे मैम सैंक्शन से यूएसए का नाम क्यों नहीं आ रहा है? देखिए यूएसए की बात करें तो यूएसए की इच्छा थी कि सस्ता क्रोमा मंगवा ले, यहाँ से क्रोम मंगवा ले ये साउथ रोडेशिया से। इवन ब्रिटिश ऑयल कंपनीज ने भी सैंक्शन को काफी ज्यादा वायलेट करा, प्रॉफिट कमाया। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात करें तो ये तो इस हालत में था, कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राइट रूल्ड नेशन ने अपोज कर दिया था कि हम कोई भी आपका साथ नहीं देंगे ब्रिटेन का, ठीक है। दूसरी तरफ ज़ैम्बिया और टैंजानिया ने भी अपोज करा किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन, वाइल घना और नाइजीरिया ऐसी कंपनी ने डिमांड करा मिलिट्री एक्शन, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। फिर जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंस हुई 1980 में। इसमें अगर मैं बताऊं तो 1976 तो नहीं था ऐसा कुछ कि वाइट मतलब फेल होना शुरू हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाद में ना इंटरनल और रीजनल फोर्सेस आई जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक बढ़े और मजबूत हुए साउदर्न रोडेशिया में। जैसे कि उसमें मोजाम्बिक का बहुत बड़ा रोल है। देखो डीकोलोनाइजेशन अगर पड़ोसी देश में होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है ना, और वहां पे हुआ पोर्तुगल से 1975 में, तो ये भी अब मजबूत हो गए थे। दूसरी बात कि सपोर्ट साउथ अफ्रीका से कम मिलने लगा। यूएस का रोल अच्छा था, यूएस को ये डर था कि कहीं क्यूबन रशियन इंटरफेरेंस और ना बढ़ जाए रोडेशिया तक, एंड इसलिए स्मिथ की सरकार को कहा भैया कंसेशन कर लो ब्लैक के साथ बैठ के, ठीक है। फिर छोटा छोटा जो लड़ाइयां हो रही वो अलग। पीएम स्मिथ ने क्या करा, स्मिथ ने कैपिटलाइज करा ट्राइबल राइवलरी को। कैसे? एक गठबंधन की सरकार बना के एक ट्राइबल पार्टी के साथ में, बट बाकी सारी ट्राइबल ग्रुप का क्या, वो तो लड़ते ही रहे ना। तो ये सारी बातें हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से डीकोलोनाइज करा यहाँ पे फ्रेंच एम्पायर ने अफ्रीका के अंदर। तो कहानी क्या हुई, दो फेजेस में काम हुआ। 1954 तक तो पहला फेज चल रहा था जिसमें जो फ्रांस था वो फेवर में नहीं था कि हम किसी भी तरह का कोई सेल्फ रूल नहीं देंगे अपनी कॉलोनीज में, ठीक है। इसमें ये था दिस वाज कैरेक्टराइज्ड बाय 1944 ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन, जो ये कहती थी कि भैया देखो एक मतलब इवन एट अ डिस्टेंस डेट देयर वुड नॉट बी एनी सेल्फ गवर्नमेंट इन फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच ने ट्रीट करा कॉलोनीज को एज मैंडेट, और अगर मतलब एज इफ दे वर इंटीग्रल प्रोविंस ऑफ फ्रांस, एंड इन्होंने यहाँ पे फॉर्म करा सेल्फ गवर्नमेंट को एज अपोज टू द फ्रेंच सेटलर्स। अभी क्या हुआ 1954 के बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि फ्रेंच पॉलिसी थोड़ी बदली, है ना। क्योंकि हारे ना इंडो चाइना के अंदर 1954 में। हारने के बाद क्या होता है ना, आदमी सोच में आता है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक डीकोलोनाइज करते हैं और इसको कैन नॉट बी डिलेड एनी मोर, है ना, या अब आप चलो शुरू करते हैं। चलो अब क्या हुआ, ट्यूनीशिया मोरक्को एक प्रोटेक्टरेट था इन द स्टेट और टेरिटरी पार्शली कंट्रोल करी जाती थी, है ना, बट पोजीशन में नहीं थी एक स्ट्रॉन्गर स्टेट के द्वारा, बट ऑटोनोमस थी अपने इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है। तो ट्यूनीशिया और मोरक्को ये फ्रेंच प्रोटेक्टरेट थे। समझ गए ना प्रोटेक्टरेट क्या है, यहाँ सब लिखा है। तो ये जो प्रोटेक्टरेट थे इनकी इच्छा थी कि हमें पूरी आजादी दे दो, हमें काम करने दो, ठीक है। बट यूरोपियन सेटलर्स क्यों चाहेंगे ऐसा, कि वे चाहते ही नहीं थे कि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो तो खत्म हो, है ना, क्योंकि इससे इनका कंट्रोल रहता सरकार के ऊपर। तो ट्यूनीशिया की बात करते हैं हम। सबसे पहले 1956 में क्या हुआ कि आज़ादी के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ। इसे वहाँ के लीडर हाबिब जो है बोर्गीबा ने शुरू करा, और धीमे धीमे ट्यूनीशियंस ने भी छोटे छोटे गिरिल्ला कैंपेन शुरू करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने अपनी ट्रूप भेजी ताकि भैया इसको दबा सके, बट फेल हो गया, ठीक है, दबाने में। और डर ये था कि कहीं ना हो ऐसा बहुत लंबा कुछ हो जाए। हाँ, तो मॉडरेट लीडर के साथ पावर में फ्रांस ने उम्मीद करी कि चलो ठीक है हम डोमिनेट कर लेंगे ट्यूनीशिया पे ओवर न्यू कॉलोनाइजेशन। अभी क्या हुआ, मोरक्को की बात आई। तो मोरक्को भी एज अ प्रोटेक्टरेट भाई राजा के रूल में था, जो कि अगेंस्ट थे फ्रेंच इंटरफेरेंस के, चाहते थे हमें आज़ादी मिल जाए। तो इसकी वजह से गिरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुआ, वायलेंट चीजें शुरू हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल रहा चीजों में। तीसरी बात, फ्रेंच में वेस्ट अफ्रीका और जो फ्रेंच का इक्वेटोरियल अफ्रीका था, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 12 कॉलोनीज थी वेस्ट में,
और इक्वेटोरियल अफ्रीका में, है ना, ये दे दी गई, प्रोटेक्टरेट स्टेटस इनको मिल गया। बस नेशनलिस्ट यहाँ पे पूरी आजादी चाह रहे थे। तो पहली बात, फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका ये ग्रुप था 8 कॉलोनीज का, जिसमें आइवरी कोस्ट, फ्रेंच सुदान, है ना, ये सब था ना, वो जो माली बना है इंडिपेंडेंस के बाद 1960 में, सेनेगल, नाइगर, मॉरिटानिया, गिनिया, ये सब था। फ्रेंच का इक्वेटोरियल अफ्रीका अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो आज शड पढ़ते हो ना, शड, मिडिल कॉन्गो, गैबन, ये सब आता था। फिर कैमरून और टोगोलैंड एक जगह है, आपने सुना होगा जरूर। तो इनका जो है ये पहले जर्मन कॉलोनीज थी, अब फ्रांस के पास ये थी एज मैंडेट वर्ल्ड वॉर वन के बाद से। और एक माडागास्कर, ईस्ट कोस्ट में अफ्रीका के माडागास्कर भी फ्रांस के कंट्रोल में था। ठीक, अब आई बात अल्जीरिया के 1962 में। तो ये भी मतलब 1830 से फ्रांस के पास में थी, और यहाँ पे फ्रेंच के सेटलर्स को जाना जाता था कोलोन्स के नाम से, कोलोन्स के नाम से, है ना। 1954 में यहाँ करीब 1 मिलियन फ्रेंच सेटलर्स थे और 9 मिलियन अल्जीरियंस थे अल्जीरिया के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती रही है ना, वायलेंट चीजें होती रही। 2 लाख कुछ अल्जीरियंस फ्रांस में रह रहे थे, फंड करे जा रहे थे, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती गई। ठीक है, फेलियर हुआ इंडो चाइना में भी, तब भी यहाँ पे देखा जाए तो जबरदस्ती ये सब रखा है इन लोगों ने। लेकिन अब यहाँ पे जो रीजन था, फ्रांस का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स अल्जीरिया, उसका रीजन ये था कि जो फ्रेंच आर्मी थी वो चाहती थी कि भैया जो भी हमने खोया है इंडो चाइना में वो हम यहाँ पे पालें अपने इंटरेस्ट को। आर्मी इतनी डीपली मतलब अगेंस्ट थी कि भैया हम नहीं देंगे अल्जीरियंस को, लालच है ना। और पब्लिक की ओपिनियन बहुत डिवाइडेड थी। क्यों डिवाइडेड थी? कुछ सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस को, सेटलर्स को, और कुछ चाहते थे भैया ये खत्म हो जाए। तो क्या करा जाए? तो 1958 की बात है, अल्जीरियन वॉर की वजह से सरकार गिरी फ्रांस के अंदर, और आर्मी ने यहाँ पे प्रेशर करा सरकार को कि भैया तुम रिजाइन करो, और कहा कि भैया जो फॉर्मर जनरल डी गली हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सके। ठीक है ना। तो अभी बहुत सारी ऐसी बातें हुई, और फ्रेंच पब्लिक ओपिनियन जो थी वो अब फेवर में आ गई आज़ादी के अल्जीरिया को लेके। काफ़ी लंबी चीज़ है, बहुत लंबा एक कहानी है। ठीक है, और इनको ये आज़ादी मिल गई 1962 में विद बेन बेला इसके पहले अल्जीरियन प्रेसिडेंट बने। और फ्रेंच कम्युनिटी की बात करें तो 1958 की बात है, जब फ्रांस ने अंडर जनरल डी गोला अटेम्प्ट करा कि हम अब जो ये पॉलिसी है नियो कॉलोनिज्म की उसे हम इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, एक नया प्लान लेकर आए, है ना। और कुछ पॉइंट रखे वही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की लाइन पे, जैसे कि 12 कॉलोनीज जो इनकी वेस्ट और इक्वेटोरियल अफ्रीका की हैं, ठीक है ना, जिनको प्रोटेक्टरेट स्टेटस दिया गया है, वो सेल्फ गवर्नमेंट रखे, अपने इंटरनल अफेयर्स में इनका खुद का पार्लियामेंट हो। फ्रेंच की जो कम्युनिटी है इसमें 12 कॉलोनीज आएंगे, और फ्रांस यहाँ सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा, जैसे टैक्स को लेके या फॉरेन अफेयर्स को लेके। बदले में सारे जो मेंबर्स हैं फ्रेंच कम्युनिटी के, इनको फाइनेंशियल एड मिलेगी फ्रांस से। ठीक है, ये भी बात है। और मेंबर्स के पास ऑप्शन होगा कि ये मेंबरशिप को रिजेक्ट कर दे कम्युनिटी की। ठीक है, बट लेकिन उस केस में इनको कोई भी इकोनॉमिक एड नहीं मिलेगी। और जो फ्रेंच का इक्वेटोरियल और वेस्ट अफ्रीका था 1960 में, उसका क्या हाल हुआ कि रिजल्ट इस प्लान का ये रहा कि कुछ 11 कॉलोनीज ने तो फेवर में कहा, एक्सेप्ट गिनिया। क्यों? क्योंकि वहां पे 95% पॉपुलेशन ने अगेंस्ट वोट करा। गिनिया को पूरी तरह से आजादी दे दी गई। ठीक है, और गिनिया एज अ फ्रेंच कंटिन्यू टू डोमिनेट देयर इकोनॉमिक एंड द फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एक्सेप्ट गिनिया। ठीक है, सारी सारी को जो मतलब गिनिया को छोड़ के बाकी सबको यहाँ पे चीजें मिली। अफ्रीकन जो नेशनलिज्म था और जो ब्लैक की इज्जत थी वो पूरी तरह से चल रही थी अब, और सारी ही जो कंट्रीज थी उनको सब आज़ादी दे दी गई 1960 में। दो जो न्यू कॉलोनिज्म था बाय फ्रांस, उसके द्वारा वो कंटिन्यू रहा, और 1960 के बाद सारी कॉलोनीज में एक्सेप्ट फॉर गिनिया, ठीक है, एज फ्रेंच कंटिन्यू टू डोमिनेट देयर इकोनॉमिक एंड द फॉरेन पॉलिसी। अब आई बात बेल्जियम की, तो डी कॉलोनाइजेशन इन अफ्रीका क्या हुआ, बेल्जियम कैसे निकला यहाँ से बाहर? देखिए, बेल्जियम के पास 2 कॉलोनीज थी, एक तो बेल्जियम कॉन्गो और एक रुआंडा बुरुंडी, यहाँ लिखा हुआ। दोनों के अंदर एक मुसीबत चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन दी 1960 और 1962 के बाद।
अब क्या हुआ, वो तैयार तो थे नहीं आजादी के लिए, आजाद हो गए, अब करें क्या, लड़ने लगे। ठीक है, तो बेल्जियम की पॉलिसी अपनी कॉलोनी में टू फोल्ड थी। पहला, टू डिनाई एनी एजुकेशन, भैया कुछ मत पढ़ाओ वहां के लोगों को, पढ़ लिख लेंगे तो अक्लमंद बन जाएंगे। और दूसरा कि ट्राइबल जो आपस में लड़ते हैं उसका यूज करो ताकि लंबे वक्त तक तुम राज कर सको। वही है दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा। ठीक है, तो ये दूसरे वाली जो बात है ना ये बहुत अच्छी काम करी। आज भी देखो ना, दो लोगों में लड़ाई होती है, तीसरे का फायदा होता है। हाँ, तो ट्राइबल की राइवलरी का इन्होंने बड़ा यूज करा। और मतलब कॉन्गो में ये एक मेल्टिंग पॉट था, 150 अलग अलग ट्राइब थी, तो इन लोगों ने बड़ा फायदा बेल्जियम ने उठाया। लॉ और ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन रखा, इनको प्रोटेक्टोरेट पा गया, बदले में बहुत करा। और रुआंडा और बुरुंडी में इन्होंने तुत्सी ट्राइब का यूज करा कंट्रोल करने के लिए हुतू ट्राइब्समैन को। ठीक है, आज भी नेशनलिज्म के जो आइडियाज हैं आसपास की कॉलोनीज से फ्रांस की, ब्रिटेन की, इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। ठीक है, अच्छा कॉन्गो की बात करें 1960, तो बेल्जियम, इन बेल्जियम कॉन्गो यहाँ पे फटाक से सडन प्रोटेस्ट शुरू होने लग गए 1959 में। क्यों, बेरोजगारी को लेके, बेकार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेके। तो इससे बेल्जियम यहाँ पे इसने ग्रांट करी इंडिपेंडेंस इसको 1960 में, क्योंकि इसको डर था भैया कुछ ज्यादा ना हो जाए, दंगा वंगा हो जाएगा तो मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो आप कहेंगे मैम क्यों ऐसा देखने को मिला फ्रीडम स्ट्रगल के लिए दंगा वंगा? देखो पढ़े लिखे थे नहीं। ठीक है, आपको मालूम है पूरे कॉन्गो में सिर्फ 17 ग्रेजुएट थे, कोई डॉक्टर नहीं, कोई लॉयर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई आर्मी ऑफिसर नहीं। ठीक है, कोई रिच मूवमेंट नहीं था। मतलब इंडिया जैसी कॉलोनी, इंडिया देखो ना, इंडिया के अंदर कितने लोग थे पढ़े लिखे, सब कुछ नहीं था, तो बेचारे परेशान हो गए थे ना। अच्छा, स्पेनिश कैसे भागे? तो स्पेनिश मोरक्को को जो है ना वो मर्ज कर दिया गया था एक यूनाइटेड मोरक्को में 1956 में, जब फ्रांस ने फ्रेंच मोरक्को को आज़ादी दी थी। और इफनी को मोरक्को का पार्ट बना दिया गया था 1969 में। फिर इक्वेटोरियल गिनिया को आज़ादी 1968 में मिल गई थी। ठीक है, स्पेनिश सहारा की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ स्पेनिश सहारा था जो फ्रांस रेजिस्ट कर रहा था, जहां पे कॉल फॉर इंडिपेंडेंस टिल हिज डेथ इन 1975। मतलब फ्रांस कह रही हूँ, फ्रैंको रेजिस्टेड द कॉल ऑफ इंडिपेंडेंस टिल हिज डेथ इन 1975। तो ये सहारा ही था जो बहुत मतलब यहाँ पे फास्फोरस के रिसोर्सेज बहुत थे, इंपॉर्टेंट था स्पेन को लेके। और अनफॉर्चुनेटली इसकी मौत के बाद सहारा को डिवाइड करा गया और दे दिया गया मोरक्को को और मॉरिटेनिया को। तो ये सारी बातें आई। उसके बाद बहुत सारी बातें और चली, कोल्ड वॉर वजह थी। आज का स्टेटस जो आप शहारवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का देखें है ना, वो ये है कि वेस्टर्न सहारा ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और जो ये है आपका सदर, ये दैट इज सहरवी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये करीब 25% वेस्ट के सहारा को कंट्रोल करता है, और बाकी जो है वो मोरक्कन के कंट्रोल के अंदर आता है। इंडिया फेवर करता है इंडिपेंडेंस को वेस्ट सहारन की। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे चलती चली आ रही हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे और एक जरा पोर्टुगीज के बारे में बताइए मैडम, ये तो जो है बड़ा कॉलोनाइज वॉलोनाइज कर लेते हैं। देखिए इनकी अगर बात करें तो इसके अंदर इनके पास जो जगह थी वो थी एंगोला, मोजाम्बिक और पोर्टुगीज गिनिया। इफेक्ट क्या रहा कि पोर्टुगीज ने कई सालों तक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, दबाया जबरदस्ती नेशनलिस्ट को। ठीक है, और भाई इकोनॉमी जो थी पोर्टुगीज कॉलोनीज की वो मेनली डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री तो थी नहीं यहाँ पे, बेकार इंडिकेटर थे यहाँ एजुकेशन के। तो 1956 आते आते मोजाम्बिक के पास सिर्फ 50 लोग ऐसे थे जिनके पास सेकेंडरी एजुकेशन थी। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि कोई कॉलोनियल का बंदा पढ़े। अच्छा, पोर्तुगल फेल कब से होना शुरू हुआ? फेल हुआ कि जब फुहार आई यहाँ पे अगेंस्ट सालाजार, है ना। ये हुआ कि 1956 में नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने 3 कॉलोनीज यहाँ पे फॉर्म करी। इन ऑल मतलब तीनों कॉलोनीज में, यहाँ पे इनकी 3 कॉलोनी थी ना, इसमें नेशनलिस्ट ग्रुप्स बनना शुरू हुए। शुरुआत में तो बहुत कम निकाल पाए, है ना, लेकिन फिर धीमे धीमे चीजें आगे बढ़ने लगी। अंगोला के अंदर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो ना, अंगोला, मोजाम्बिक और आपका पोर्टुगीज। तो अंगोला के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर 1961 से शुरू होने लग गया था अंदर नीटो। तो ये एक वजह थी।
इंडिपेंडेंस की बात करें तो सेम चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, है ना, बहुत पैसा भी जा रहा था, चीजें भी जा रही थी। तो जल्द ही आजादी दे दी गई तीनों ही कॉलोनीज को, जिसमें पोर्टुगीज जो है, ये सबसे पहले गिनिया, पोर्टुगीज गिनिया आजाद हुआ है 1974 में। इम्पैक्ट ये अपार्थीड मूवमेंट का क्या रहा, तो डीकोलोनाइजेशन पोर्टुगीज एम्पायर का अफ्रीका के अंदर, इसकी वजह से क्राइसिस आ गई इस वाइट सेटलर्स की रोडेशिया में और साउथ अफ्रीका जो है वहां पे। क्यों? क्योंकि अब ये आजाद थे, सेफ हेवन थे, तो द गेरिल्ला बेजिंग आराम से रह सकते थे और यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल कर सकते थे, है ना, बाकी दोनों जो बची दो अफ्रीकन कंट्रीज में। तो अंगोला को तो इन्वेट करा गया साउथ अफ्रीका के द्वारा तुरंत आजादी के बाद, और ये पार्ट बन गया था कोल्ड वॉर का। बाद में अंगोला को इन्वेजन बहुत बार हुआ, अलग अलग बार हुआ, है ना, तो कई चीजें हुई। मोजाम्बिक की बात करें तो इसे भी इन्वेट कर दिया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा, और ये अगेंस्ट था, इट वाज अगेंस्ट द फेलमो मूवमेंट ऑफ द ब्लैक्स थे। ठीक है, तो ये सब बातें थी, है ना, यहाँ पे लिखा है। मोजाम्बिक वाज आल्सो टॉर्न बाय सब्सिक्वेंट सिविल वॉर्स भी तो बहुत चली है इसके सालों साल तक। अच्छा, इटालियन डीकोलोनाइजेशन की बात करें, देखिए थोड़ा थोड़ा आप लेते रहिए इसको, है ना, बहुत डीप में चीजें नहीं आएंगी, लेकिन आपको बस आइडिया होना चाहिए। तो इथोपिया, लिबिया, एरिट्रिया और सोमालिया ये इनके पास था। तो इटली का केस यहाँ मालूम है अलग था थोड़ा सा, इसने अपनी सारी कॉलोनीज खो बैठा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। हमने आपको पहले पढ़ाई है कैसे लॉस हुआ था इसका। तो ये सारी कॉलोनीज जो है ना वो ब्रिटेन को, फ्रांस को मिल गई थी, एंड टू प्रिपेयर देम फॉर इंडिपेंडेंस ये मैंडेट के तौर पे मिल गई थी, जब तक के लिए यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है कि हमें कौन सी सरकार आएगी, क्या आएगी। अब देखो इथोपिया के अंदर इटालियन रूल खत्म हुआ 1941 में, एंड ब्रिटिश मैंडेट भी खत्म हुआ 1951 में, और एम्परर सेसिले जो यहाँ पे थे, ठीक है ना, सिसैली सॉरी सेलासी, अब सही है, सेलासी, who was in existence since the Italian invasion in 1935, इन्हें वापस ले आया गया। लीबिया को भी आज़ादी मिल गई किंग अंडर द किंग इदरीस इन 1951। हमारे लखनऊ के अंदर ना इदरीस की बिरयानी बड़ी फेमस है। ठीक है, एरिट्रिया की बात करें तो ये पार्ट बना दिया गया, इम्पोर्टेंट पार्ट था ये आपका इथोपिया का 1952 में अंडर द फेडरल सिस्टम। इसमें प्रोविजन थी ऑटोनॉमी की इन मैटर्स ऑफ इंटरनल अफेयर्स। और सोमालिया की बात करें अगर तो इसको निकाला गया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट कब, 1960 में। कैसे? इटालियन सोमालैंड को मर्ज करके और ब्रिटिश सोमालैंड को मर्ज करके। ठीक, अब आई बात यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस अनरेस्ट की। अच्छा हाँ, थोड़ा सा ही समझ लेते हैं पहले, आई थिंक यहाँ पे उसने ये नहीं लिया है लेकिन हम समझ लेते हैं। देखो आज़ादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें हुई, गवर्नेंस अच्छी ना होना, अब एकदम से समझ लो आपको कुछ चाहिए, आप आज़ादी 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 मांग रहे हो, और अब जब आपको मिल गई चीज़ तो भैया अब आपको पता ही नहीं है मैनेज कैसे करना है, रूल कैसे करना है चीज़ों को, है ना, लॉ क्या लाना है। तो लिबिया के अंदर भाई जो किंग इदरिस थे बहुत प्रो वेस्ट थे, इनको उठा के फेंक दिया गया 1969 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के द्वारा। इसी तरह से मुआर गद्दाफी ने जो है, जो सब्सिक्वेंट रिजाइम था मुअम्मर गद्दाफी का, नेशनलाइज करा इसने लिबियन ऑयल इंडस्ट्री को, और ये प्रोसेस बना अर्बनाइजेशन का। इथोपिया के अंदर बताऊं तो इटालियन रूल खत्म हुआ 1941 में, और वैसे मैंने बताया ब्रिटिश मैंडेट खत्म हुआ, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद यहाँ पे जो सेलासी मैंने बताया था ना, है ना, इन्होंने कोई कदम ही नहीं उठाया मॉडर्नाइजेशन को लेके, तो ये दिक्कत आई आगे, है ना, इंडिपेंडेंट फिर इनको भी उठा के फेंक दिया गया 1974 में। एरिट्रिया के अंदर बताएं तो इन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड को कर्व करने की कोशिश करी, बट जल्द ही बाकी दोनों इथोपियन प्रोविंस ने सेशन कहा भैया हमें अलग करो। तो यहाँ इसने भी एट द एंड बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन फेस करा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका मिलिट्री कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं अफ्रीका के बाहर ब्रिटिश को लेके। तो डीकोलोनाइजेशन यहाँ पे ब्रिटिश का आउटसाइड अफ्रीका थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर तो आप बांधते हो, इंडिया यहाँ पे दो पार्ट में टूटा, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, और डीकोलोनाइजेशन कोई शांति से नहीं हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंट चीजें रही। वेस्ट इंडीज में जैसे
कैरिबियन, फिर मलया मलया की बात करें साउथ एशिया में, सिप्रस की बात करें मिडिल में। तो इन सारी जगहों पे जो है कॉलोनीज को ऑर्गेनाइज करा गया इनटू फेडरेशन, बट सिर्फ कोशिश तो बड़ी करी गई लेकिन पार्शियल सक्सेस ही पा पाए। और फेडरेशन को यहाँ पे ये ग्रुप होता है स्टेट्स का, इसमें हर स्टेट्स होती है ना, उसका खुद का पार्लियामेंट होता है। ये तो सब ऑप्शन देते थे, अरे अपना पार्लियामेंट रख लो, कब ले लो, मेन मैटर हम रख लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मानो कि ना, जैसे होता नहीं है, बट जो मेन चीज होती है ना वो ओवरऑल अथॉरिटी की होती है, फेडरल गवर्नमेंट की, जैसे यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, वेस्ट इंडीज की बात करूं तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड था कैरिबियन में। तो अब यहाँ बात आती है कि क्यों आखिरकार वाई फेडरेशन सॉट फॉर कैरिबियन आइलैंड। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम थी साइज की, कॉलोनीज की। कॉलोनीज जो है ना वुड नॉट हैव एन वायबल यूनिट सेपरेटली, इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वायबल नहीं थी। एक तरफ तो कुछ कॉलोनीज के पास चीजें थी, इंडिपेंडेंस भी चाहते ब्रिटेन से, सही से भी देते, लेकिन एक तरफ चीजें नहीं थी। तो आपके दिमाग में ये पड़ा होगा कि मैम क्यों आखिरकार वेस्ट इंडीज फेडरेशन फेल हो गई। क्यों? क्योंकि अपनी सीट्स को लेके, अपनी पार्लियामेंट की सीट्स को लेके, पैसे को लेके हर मेंबर के ये काफी डिस्प्यूट थे, और जहां डिस्प्यूट है वहां दिक्कतें हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसमें भी आपका ट्रिनिडाद हो गया, जमाइका हो गया, इसने खुद को बाहर निकाल दिया था, सारे आज़ादी दे दी गई थी सबको, ठीक है। और 1962 में फिर बाद में यूनियन बनी, बाद में जो बनी यूनियन, इन्होंने रियलाइज करा कोऑपरेशन की बेनिफिट्स क्या है, एक साथ रहो, ठीक है। और इन्होंने एक कैरिबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाया 1968 में, और कैरिबियन कम्युनिटी और कॉमन मार्केट को 1973 में। फिर मलया की बात करें तो यहाँ पे फेडरेशन सक्सेसफुल रहा, मलया को आज़ादी मिली जब जापान से 1945 में, ठीक है। और देखो मलया को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना फेडरेशन में एक चैलेंजिंग टास्क था। क्यों? क्योंकि बहुत मल्टी रेशियल सोसाइटी थी, अलग अलग तरह के लोग थे, जियोग्राफिकली कॉम्प्लेक्स था कि हम सिंगल यूनिट कैसे बनाएं, और कम्युनिस्ट गुरिल्लास थे, तो बहुत सारी चीजें थी। तो फेडरेशन मलया के अंदर 1948 में बनाया गया ब्रिटेन के द्वारा। उसको फुल इंडिपेंडेंस नहीं दी गई थी, लेकिन इसको फुल इंडिपेंडेंस दी गई मलया को कब मालूम? 1957 में। अच्छा, सिप्रस की बात करें 1960 में, तो सिविल वॉर था क्रिश्चियन टर्क्स के बीच में, टर्किश ट्रूप्स इंटरफेयर करते थे इन फेवर ऑफ टर्किश मुस्लिम 1974 में, और नॉर्दर्न सिप्रस ने खुद को एक सेपरेट नेशन कर दिया था। आज के टाइम पे टर्की क्या, तुर्की है, तुर्की की जो फोर्सेस हैं अभी भी प्रेजेंट है नॉर्थ सिप्रस में, जिसकी सरकार इकलौती रिकॉग्नाइज्ड करी गई है सिर्फ तुर्की के द्वारा, तुर्की के द्वारा, ठीक है। और सिप्रस इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्यों? इट इज बिकॉज ये जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है दैट ग्रीस हैज ब्लॉक्ड एंट्री ऑफ टर्की इनटू यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब बात आती है फाकलैंड स्टेट की, उसमें क्या हुआ? तो रीजन जो था ना फाकलैंड आइलैंड्स के आसपास, ये ऑयल रिच था, और दे वर नॉट गिवन अप बाय ब्रिटेन, ये नहीं दिया गया इसको, ब्रिटेन ने नहीं दिया इसको वापस। देखो हिस्ट्री से थोड़ा समझाती हूँ। फाकलैंड आइलैंड जो है ना, ये फ्रेंच के अंडर थे, ठीक है, शुरुआत में। बाद में स्पेन ने फ्रेंच को हटाया, कुछ पार्ट इन आइलैंड्स का फिर ब्रिटिश के अंडर आया, और जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आई तो ब्रिटिश वॉज अंडर इकोनॉमिक स्ट्रेस, इन्होंने खाली कर दिया फाकलैंड आइलैंड को, और इसमें सिर्फ प्लेग छोड़ गए आइलैंड के अंदर। वही ना, बाहर से कोई आओगे नई बीमारी लाओगे, हाँ। तो 1833 के बाद से ये यूके के कंट्रोल में ही है। वक्त के साथ ब्रिटिश सेटलर्स भी आने लगे, यहाँ रहने लगे, ज्यादातर पॉपुलेशन आज वहाँ ब्रिटिशर्स की है। और ब्रिटेन अंडर मार्गरेट थैचर जो पीएम थे यहाँ पे रही, यहाँ कहाँ थे 1979 से 90 तक। यहाँ पे वॉर हुई अर्जेंटीना के साथ में, जिसमें अर्जेंटीना ने फाकलैंड आइलैंड को इन्वेट किया, वहां पे फुल ब्रिटिश की सिटीजनशिप मिली 1983 में सब लोगों को, आफ्टर ब्रिटिश विक्ट्री इन 1982। रेफरेंडम कराया गया अभी हाल फिलहाल 2013 में, और लोगों ने अच्छी तरह से वोट करा, 99% लोगों ने वोट करा कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर रहना चाहते हैं। अच्छा, डीकोलोनाइजेशन में होलैंड का अगर आपको बताऊं तो नीदरलैंड की जो कॉलोनीज थी ना वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, उसमें नाम था ईस्ट इंडीज का,
कुछ आइलैंड वेस्ट इंडीज के, है ना, यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस नहीं दी गई थी, इनका लिमिटेड सेल्फ कंट्रोल था। और सूरीनेम साउथ अमेरिका के अंदर। फिर आई बात यहाँ पे कोलोनिज्म इन द ईस्ट इंडीज। अब यहाँ पे समझते हैं क्या है। देखिए, डच डिपेंड थे पूरी तरह से एक्सपोर्ट इनकम पे, ठीक है। जो प्लांटेशन ईस्ट इंडीज में करते थे, यहाँ चाहते थे एक्सपोर्ट करके पैसा कमा ले। और पीजेंट जो प्लांटेशन में थे, ये रिजर्व करते 1/5 अपनी लैंड का पूरी तरह से क्रॉप्स को उगाने के लिए, जो कि एक्सपोर्ट ही सिर्फ करे जाते, एक मतलब 50वां हिस्सा। तो इनकम जो इन सारे एक्सपोर्ट से थी ना, ये अच्छी खासी थी टोटल इनकम की। और कुछ लीडर जैसे कि सुकार्नो वगैरह लीडिंग नेशनलिस्ट थे, स्ट्रगल थे बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। तो 1930s में बहुत सारे लीडर्स जैसे सुकार्नो वगैरह, इनको अरेस्ट कर लिया। अच्छा, इसमें एक रोल जापान का भी है। रोल ये है कि जापान को लगा कि बेटा सुकार्नो जो है उनको छुड़ाओ, तो उनको उसने छुड़ाया आफ्टर इट इन्वेडेड ईस्ट इंडीज। और सुकार्नो रैलीड द पीपल टू हेल्प जापान। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ यहाँ पे? भाई हाई कॉस्ट नहीं झेल पाए, यूनाइटेड नेशन का प्रेशर था, डच की उम्मीद थी कि हम भाई स्पेशल टाइज पाएंगे इंडोनेशिया के साथ, जैसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वगैरह। डोमिनेशन स्टेटस की बात करूं 1949 का, तो यहाँ पे ये चला कि डच ने रिकॉग्नाइज करा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडोनेशिया को, एक्सक्लूडिंग वेस्ट इरानियन कंट्री और दूसरी कॉलोनी जो थी ना डच ईस्ट इंडीज की। फिर 1950 की फुल इंडिपेंडेंस। 1950 में सुकार्नो ने तोड़ दिया ये डोमिनेशन स्टेटस और प्रेशर करा डच को कि भैया हमको यहाँ पे वेस्ट इरियन दे दो, है ना, बाय कन्फिस्केटिंग डच प्रॉपर्टी एंड एक्सपेलिंग यूरोपियन, ऐसे करके इन्होंने दिखाया। खैर, इसको फिर मिली चीजें। 1965 में मिलिट्री कूप हुआ। फिर जनरल सुहार्तो की बात करें तो इनका रिजाइन काफी ये था ना, मिलिट्री के थ्रू दबा दो। बट यूएस ने सपोर्ट करा इनको, क्यों? क्योंकि इनके एंटी कम्युनिस्ट थे भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये सारी चीजें हुई। तो वर्डिक्ट क्या निकला डीकोलोनाइजेशन को लेकर? देखो, इनकी इच्छा नहीं थी, अनविलिंगनेस थी डीकोलोनाइज करने की। लॉजिस्टिक इशू था, न्यू कॉलोनाइजेशन शुरू हो चुका था कि इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से हम अपना हक जमाएंगे। ओवर रिलायंस थी सिंगल एक्सपोर्ट आइटम की, है ना। तो चीजें थी ना कि घना का ऑयल लेना है, मतलब एक एक कॉलोनी से इनको एक एक इंपॉर्टेंट चीज मिल रही थी। फूड की क्राइसिस आना, ठीक है। उसके डेमोग्राफिक फैक्टर्स थे कुछ, इंडिपेंडेंस के लिए आज़ाद ना होना, आर्टिफिशियल नॉन सेंसरल बॉर्डर होना, ठीक है। अफ्रीका विक्टिम बना था सिविल वॉर्स का, ट्राइब्स के बीच में, और अभी तक देखते हो आप। फिर इंडस्ट्री ना होना, बेकार की पुअर गवर्नेंस, हाई डेप्थ होना कोल्ड वॉर का, ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन, ट्राइबल का डिफरेंसेस आपस में, इसका तो फायदा उठाया है। और नियो कॉलोनिज्म मैंने बताया। इम्पैक्ट कि बताऊं, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन का इम्पैक्ट भी बहुत पड़ा। जब गरीबी होती है तो फिर इंसान सोचता है ना क्या किसका हड़प ले। तो आज के टाइम पे क्या सिचुएशन है अगर मैं उसको बताऊं, तो अफ्रीका के अंदर शुरुआत में, चलो अच्छा ये मैं अगर बताऊं तो ये मैं आराम से बाद में कवर करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको कैसा लगा आप मुझे ये बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इन लेक्चर्स को आप फेसबुक पे भी देख सकते हो और बाकी ज्वाइन कर सके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको एमसीक्यूज डेली के हिसाब से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।